क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर भी एक छोटे देश से युद्ध हार सकती है? 28 फरवरी 2026 को यूएस ने ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। दुनिया को लगा कि अब ईरान जल्दी ही कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिनों में ईरान ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा मिडिल ईस्ट हिल सा गया। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये वॉर सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट है या एक डिक्लाइनिंग एम्पायर की कहानी। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ यूएस ईरान वॉर अब पूरे रीजन में फैल चुका है। ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए और निशाना बनाया उन देशों को जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, जैसे कि कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन। लेकिन इस युद्ध की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के हमलों के तो वीडियो सब जगह मौजूद हैं, गल्फ कंट्रीज़ के एक्सप्लोजन भी सबने देखे, लेकिन इजराइल के अंदर के डैमेज की विजुअल्स बहुत कम दिखाई देती हैं। आखिर क्यों? यूएस ने ईरान के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए और इन एयर स्ट्राइक्स का मोटिव साफ था, ईरानियन लीडरशिप को डिस्टेबलाइज करना, मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना। बट इसका असर बहुत उल्टा हुआ। ईरान में नेशनल यूनिटी बन गई। हमलों के बाद पूरे देश में मास प्रोटेस्ट और रैलीज हुई ईरानियन रजीम के हक में। ईरानियन स्टेट मीडिया के अनुसार लाखों लोग सड़कों पर उतर आए अपने सुप्रीम लीडर को ट्रिब्यूट देने के लिए। ईरान की पॉपुलेशन लगभग 92 मिलियन है और इतिहास बताता है कि बाहरी हमले अक्सर इंटरनल डिविजन्स को कम कर देते हैं और नेशनल यूनिटी को बढ़ा देते हैं। और ईरान ने तुरंत रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू कर दिए, जिनका टारगेट था अमेरिका के मिलिट्री बेसेस, गल्फ रीजन के स्ट्रैटेजिक फैसिलिटीज़ और अफेक्टेड कंट्रीज़ कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन। इजरायली न्यूज़पेपर हारेट्स के अनुसार ईरान ने अब तक लगभग 500 से ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स को लॉन्च किया है और ये हमले किए गए लगभग 24 फेजेज़ में। शुरुआती फेजेज़ में लगभग 90 से अराउंड मिसाइल्स पर डे ईरान मारता था और आज अगर हम बात करें 7 मार्च 2026 की, तो ईरान लगभग 20 मिसाइलें मार रहा है हर दिन। यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए ईरान की तैयारी है और ये कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा खींचेगा उतना ईरान को एडवांटेजेस होंगे। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल में इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है। दुनिया ने देखा कि ईरानियन मिसाइल्स के लॉन्च हुए, ड्रोन अटैक्स भी हुए, गल्फ रीजन के एक्सप्लोजन भी दिखे, लेकिन इजराइल के अंदर की डैमेज की तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली मिलिट्री सेंसरशिप लॉज मीडिया कवरेज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इजराइल से बाहर इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वॉर टाइम में सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन पब्लिश किए जाने पर कंप्लीट रोक है। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो लाखों लोग इजराइल के अंदर अभी भी बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे हुए हैं, लेकिन डिटेल्ड रिपोर्टिंग ना होने की वजह से मिसाइल का इम्पैक्ट, सिविलियन का डैमेज, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीरें और वीडियोस एकदम गायब हैं। इजराइल की हालत का अंदाज़ा आप उसकी एविएशन क्राइसिस से लगा सकते हैं। इजराइल का मेन एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट काफ़ी हद तक बंद पड़ा हुआ है। सिविलियन फ़्लाइट्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल सीवियरली डिस्टर्बेड है और इजरायली सिटीजन्स को इजराइल के अंदर आने के लिए इजिप्ट के ताबा एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। वो ताबा एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर टैक्सी से बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल पूरे विश्व से लगभग कट चुका है। और कुछ समय तो ऐसा भी हुआ कि 24 घंटे में सिर्फ एक फ़्लाइट को लैंडिंग परमिशन मिली बेन गुरियन एयरपोर्ट में। इस युद्ध को समझने के लिए एनालिस्ट एक कंसेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एसिमेट्री। इस थ्योरी के अनुसार जो स्ट्रॉन्गर अंपायर होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जीत ही जाए। कभी कभी छोटे देश अंडरडॉग भी जीत सकते हैं बड़ी सुपर पावर से। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां छोटे स्टेट्स ने बड़े एम्पायर्स को मात दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्शियन एम्पायर ने ग्रीस पर हमला किया, लेकिन ग्रीस के सिटी स्टेट्स जैसे एथेंस और स्पार्टा ने रेजिस्टेंस किया, जिसकी वजह से पर्शिया को मात झेलनी पड़ी। और वहीं अगर हम बात करें अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर को लगभग 10 साल के अंदर कॉन्कर कर लिया। ये दिखाता है कि
छोटा देश भी बड़े एम्पायर्स को हरा सकता है, और हिस्ट्री के ये एग्जाम्पल आज की तारीख में बहुत सटीक बैठते हैं। किसी भी एम्पायर के 3 बड़े एडवांटेज होते हैं। नंबर 1, उसकी पॉपुलेशन और उसकी अलाइज की पॉपुलेशन। और अगर हम आज के एम्पायर की बात करें, द एम्पायर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसकी पॉपुलेशन, यूएस की जो पॉपुलेशन है वो आज लगभग 335 मिलियन है। और अगर हम उसके अलाइज की पॉपुलेशन भी जोड़ दें, लाइक नेटो और जो उसके और अलाइड कंट्रीड हैं, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 बिलियन हो जाती है। एम्पायर की दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो टेक्नोलॉजी होती है। और यूएस मिलिट्री के एडवांटेजेस तो हम सभी को पता हैं। उनके पास लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं, और उनके वेपन बहुत ही लाइक एडवांस क्वालिटी के हैं। फॉर एग्जांपल उनके सैटेलाइट्स, उनके बॉम्बर्स, उनकी मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। और अगर हम बात करें तीसरे एडवांटेज की, तो उनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। यूएस की डिफेंस स्पेंडिंग 2023 में लगभग $877 बिलियन थी। और अगर हम इसे कंपेयर करें ईरान के डिफेंस बजट से, जो सिर्फ $25 बिलियन था, इससे पता चलता है कि रिसोर्सेज में एक ह्यूज गैप है। और जब अंपायर कमज़ोर होने लगता है तो समय के साथ साथ यही एडवांटेज उसके वीकनेस भी बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस के अंदर का डेटा ये दिखाता है कि यूएस में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ चुकी है। टॉप 1% अमेरिकन के पास 32% नेशनल वेल्थ है, टॉप 1% के पास। और जो बॉटम के 50% अमेरिकन है, उनके पास वेल्थ का सिर्फ 2% हिस्सा है। और यूएस का मिडिल क्लास भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है बिकॉज ऑफ इनकम स्टैग्नेशन। 1979 से लेकर 2022 के बीच प्रोडक्टिविटी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन सैलरीज, वेजेस लगभग स्टैग्नेंट ही रहे। इसके मेन कारण थे स्टूडेंट डेट क्राइसिस, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस। यूएस के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी बहुत बढ़ चुका है। और यूएस पॉलिटिक्स का जो ये एक्सट्रीम डिवीजन है बिटवीन डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, इसकी वजह से गवर्नमेंट शटडाउन्स की नौबत आ जाती है, कांग्रेशनल डेडलॉक्स हो जाते हैं। और आपको याद होगा कि ट्रंप के हारने के बाद जनवरी 6 का कैपिटल क्राइसिस, जहां कुछ उपद्रवी लोगों ने वाइट हाउस पे लगभग कब्जा कर लिया था। और अगर हम बात करें अंडरडॉग की एडवांटेजेस की, एक छोटा देश जीत सकता है अगर उसमें ये 3 क्वालिटीज़ पाई जाएं। सबसे पहले जो उसकी जो सोसाइटी है वो मोटिवेटेड होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद जाने के बाद ईरान की यूनिटी बहुत बढ़ चुकी है और सेक्रीफाइस करने के लिए लोग वहाँ के तैयार हैं। दूसरी एडवांटेज है ईरान की ओपननेस। उनकी सोसाइटी जो है मिस्टेक से सीखती है और धीरे धीरे इनोवेट करती है। अगर हम देखें, ईरान के पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं ना ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन फिर भी उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं। इससे पता चलता है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हुए आए हैं और अपना टाइम इनोवेशंस में लगाते हैं। ईरान की तीसरी एडवांटेज है यूनिटी, कॉमन नेशनल पर्पस। और अगर सोसाइटी डिवाइडेड नहीं है तो लॉन्ग वॉर्स सर्वाइव करना आसान होता है। इस वॉर का असली सवाल मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी का नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या ईरान एक ऐसी सोसाइटी बन सकता है जो कि मोटिवेटेड हो, जो कि इनोवेटिव हो और जो यूनाइटेड रहे। और अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री हमें बताती है कि कभी कभी छोटे देश भी बड़े एम्पायर्स को चुनौती दे सकते हैं। और शायद यही सवाल तय करेगा कि क्या ये युद्ध मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर बदल देगा या ये सिर्फ एक और चैप्टर होगा सुपर पावर पॉलिटिक्स का।